बहन अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम पंतनगर यूनिवर्सिटी के अंदर बायोटेक्नोलॉजी के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और रिनाउंड साइंटिस्ट हैं डॉक्टर गौरताज खान। तो एक वो मजबूरी का आलम कि जब हमारे सामने लोन की गाड़ी खड़ी होती हो और उसके बाद में मुझे यहाँ लाना, और उसके बाद में मैंने 26 घंटे, जब मैं पहली बार सन 95 में यहाँ पे आया तो मैं रहता तो माल रोड था, लेकिन काम करने के लिए ओखला फ्लैट फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स D268 फ्लैट में आया करता था और वहाँ पे मैंने हेल्परी करी है। वहाँ पे मैंने अपने जिनके यहाँ आया था उनको चाय पिलाई है, उनके साथ पोछा लगाया। उस टाइम मेरे लिए ताकत बन के जो आए थे मेरे मोहम्मद नवाज भाई आए थे। आपको बता दूं कि हम खानदान के पहले ग्रेजुएट हैं जिन्होंने फर्स्ट टाइम में क्लियर किया था। मैं, मेरे बड़े भाई, मेरी बहनें अल्हम्दुलिल्लाह। आपको थोड़ा सा बर्दाश्त करना पड़ेगा। मैंने आपसे कहा ना मुंह मियां मुट्ठू बनते हैं, तो मैं पूरी सुनाना चाहता हूँ और उसके बाद में कुछ चीज़ें आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। अल्लाह करे ये पूरी दूर तक जाए। मैंने हमेशा एक ही चीज़ को अल्हम्दुलिल्लाह लेके चला हूँ, इन्नामल आमाल बिन्नियात। आप लोग सब यहाँ बैठे हैं, पूरे आलम की नियत करिएगा इंशाअल्लाह, सिर्फ मुल्क की नहीं, सिर्फ स्टेट की नहीं, पूरे आलम की नियत करिएगा कि इंशाअल्लाह ये बच्चे यहाँ से निकले और पूरे आलम में अल्हम्दुलिल्लाह छा जाएं, पूरे हिंदुस्तान का नाम रोशन करें। मैं इसलिए ये बातें आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैंने वहाँ से स्टार्ट किया। जब मैं 26 घंटे काम किया करता था, मजदूरी किया करता था, 1.5 साल मैंने वो मजदूरी करी है। मेरे बड़े भाई मुझसे आके कहा करते थे, भाई तुमने ग्रेजुएशन इसलिए नहीं किया। और आप यकीन मानिए, अल्लाह का शुक्र, वो मौका आया कि मेरे बड़े भाई ने खुद जाके दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर B.Ed का फॉर्म भरा और B.Ed के फॉर्म से अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ने मेरी उंगली पकड़ी और ये चलना शुरू हुआ। उस टाइम में 72 सीट्स थी और 72 सीट्स में 7 सीट्स मैथ्स के लिए थी। 10,000 के करीब 98 में फॉर्म्स आए थे। अल्हम्दुलिल्लाह उन 7 में से एक मैं भी था। मैं आपको अपने उसी इंटरव्यू से लेके चलता हूँ। शीला धमन मैम हमारी उस इंटरव्यू की पैनल की हेड थी। उन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा था और यकीन मानिए मेरे इंस्टीट्यूट ने अभी तक IAS नहीं बनाए, मेरे इंस्टीट्यूट ने अभी तक IIT नहीं बनाए, लेकिन नियत मैं उस सवाल का जवाब देने की कोशिश करता रहता हूँ। हमेशा यही सोचता हूँ कि वो सवाल का जवाब कैसे होगा। शीला धमन मैम ने मुझसे कहा था कि नूर नवाज, आप IAS क्यों नहीं बनना चाहते, आप एक टीचर क्यों बनना चाहते? आप यकीन मानिए, अल्लाह ने उस टाइम जो अल्फाज मेरी ज़बान पे दिए थे, मैं उसका जवाब ढूंढने की कोशिश करता रहता हूँ। मैंने जवाब दिया था, मैंने घबराया नहीं था या मैंने कॉन्फिडेंस लूज नहीं किया था। मैंने कहा था, यस मैम, मैं IAS बन सकता हूँ, लेकिन वो IAS सिर्फ अकेला एक नूर नवाज खान IAS होगा। लेकिन इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है अगर मैं टीचर बना तो मैं हजारों IAS बनाऊंगा। उस सवाल का जवाब मैं अपने आप से ढूंढने की कोशिश करता हूँ। आजकल चारों तरफ हालात नजर आते हैं, चारों तरफ हर चीज गर्दो गुबार नजर आता है। मैंने एक छोटा सा लिखा है जो मैं अपने बोर्ड पे भी इस्तेमाल करता रहता हूँ कि पढ़ो, आगे बढ़ो, अपने परिवार का, अपने कौम का, देश का नाम रोशन करो और पढ़ो, आगे बढ़ो। ये मैं अपने बच्चों को हौसला देना चाहता हूँ। तालीम के एतबार से अगर मैं बात करूँ, अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो ये ओखला टॉपर्स हंट की जब हमने बात करी, पहले मैं ओखला टॉपर हंट की बात करूंगा, फिर मैं आपसे गुफ्तगू करूंगा 2-3 मौजू पे। तो ओखला टॉपर हंट का जहन में ये आया कि अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह शायद 28 से या 32 से ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी ओखला में है माशाल्लाह से। इतना बड़ा चिराग, इतना बड़ा जिसे कहना चाहिए मशाल, ओखला के करीब जल रहा है। लेकिन आप यकीन करिए, अगर आप IAS, अगर आप PCS, अगर आप जजेस, अगर आप इवन डॉक्टर्स या क्लास 1 ऑफिसर्स गिनने लगे तो पूरे ओखला में उंगलियों पे गिनेंगे आप। सच्चर कमेटी तो आ जाइए, मैं तो 8-10 सालों से अंदाजा लगा रहा हूँ कि हमारे यहाँ कितने जजेस हैं, कितने हमारे यहाँ IAS हैं, कितने हमारे यहाँ PCS हैं, या अगर मैं आपको बिल्कुल नीचे बता दूं कितने हमारे यहाँ दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल्स हैं। शायद आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि ओखला के अंदर दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल्स कितने रहते हैं। तो ये आपका पूरा सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आपके सामने है ओखला के अंदर। उसी को सामने रखते हुए मैंने सोचा कि क्यों ना बच्चों का कहाँ से शुरुआत की जाए, कि इतने करीब में रहते हुए बच्चों का कैसे हौसला अफजाई की जाए। तो हमारे जहन में आया कि हम ओखला टॉपर हंट्स के नाम से एक प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं जिसमें मुस्लिम माइनॉरिटी के स्टूडेंट्स को रिकॉग्नाइज करें
उन्हें हौसला अफजाई दें, उन्हें एक प्लेटफॉर्म दें कि देखो बेटा आपने थोड़ी सी मेहनत करी, आपने ये हिम्मत करी, तो आज माशाल्लाह आप स्टेज के लायक हुए कि आपको पूरा ओखला सराह रहा है, पूरा आपके एतराफ सराह रहा है। तो हमारी कोशिश थी कि हम बच्चों को पहले सराहें, उन्हें हौसला अफजाई दें, जिससे कि अगले साल इंशाअल्लाह वो ये कोशिश करें कि मैं स्कूल टॉप करूं, मैं दिल्ली टॉप करूं, मैं पूरा CBSE बोर्ड टॉप करूं। ये उनकी कोशिश हो, ये उनकी जुस्तजू। तो इस हिसाब से हमने इस चीज को रखा है और हम आप लोगों से भी दरख्वास्त करेंगे कि आप हमारी हौसला अफजाई करें, इसमें जुड़े हमारे साथ। हमें अगर आपको कुछ भी प्रोग्राम में गलत लगे तो उसे हमें सजेस्ट करें, इंशाल्लाह हम उसको अमल करेंगे। हमें सीधे सीधे बात करना चाहूंगा जो यहाँ तबका बैठा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो मैं अपने स्टूडेंट से बात करना चाहूंगा, जो नौजवान तबका यहाँ आया है। आजकल पूरे नौजवान का, आप यकीन मानिए, अगर मैं खून के आंसू रो सकूं तो मैं उस पे खून के आंसू रोने के लिए तैयार हूं कि मेरा नौजवान तबका सड़क पे अपना वक्त जाया करता है। आप बराबर में जाइए, मसीगढ़ है, आप बराबर में जाइए, सुखदेव बिहार है, आप बराबर में जाइए, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी है, वहां पे आपके आदमी गिनती के नजर आएंगे सड़क पे। लेकिन जरा आप बटला हाउस में आइए, जरा आप जाकिर नगर में आइए, जरा आप अबुल फजल एनक्लेव में आइए, घरों से ज्यादा आदमी सड़कों पे नजर आते हैं। वो जवानी जो इस मुल्क के काम में लगनी चाहिए, वो जवानी जो आगे इस मुल्क को लेके जाए, अपनी कौम को लेके जाए, अपनी नस्ल को लेके जाए, वो जवानी सड़कों पे खत्म हो रही है। ये जो नौजवान तबका है, मैं अपने स्टूडेंट्स को भी यही कहता हूं हमेशा अपनी क्लास के अंदर, ये नौजवान तबका इस चीज में जीना चाहता है। माफ कीजिएगा, मैं माँ बाप से, गार्जियन से इस चीज के लिए माफी चाहता हूं। मैं भी 2 बच्चों का बाप हूं, 2 बेटे अल्लाह ने दिए छोटे छोटे से। मैं जो बात कहने जा रहा हूं, जो जुमला कहने जा रहा हूं, आपको शायद उसका बुरा लगे, लेकिन माफी चाहता हूं। यंग जनरेशन से मैं कह रहा हूं कि हम इस चीज में जीते हैं, उसमें जीते हैं कि जी लो, आज ही तो जीना है। ये एक मिसरा उन लोगों ने दिया है, ऐश कर लो, आज ही तो ऐश करनी है। मैं आपको आपके घर वालों की तरफ से, आपके वालिदैन की तरफ से इजाजत देता हूं कि यकीनन आपको जो आज ऐश करनी है, जो आपको जीना है, आज आप जी लो, लेकिन नाउजुबिल्लाह, अल्लाह ना करे कल को मर जाना। और अगर कल को जिंदगी है, तो फिर उसकी तैयारी आज ही करनी होगी, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना होगा। बुरा तो लगेगा, बच्चे यही कहते हैं हम ना करें तो और कौन करेगा। बेशक मेरे लाल, आप ही की हंसी हमें हंसाती है, आप ही का रोना हमें रुलाता है, लेकिन हमें आगे दिखता है। छोटा सा बच्चा 4 महीने का, 5 महीने का अंगारा सामने पड़ा हुआ हो तो वो उसे मुंह में रखना चाहता है उस चमकते हुए को, लेकिन हमें पता है कि वो अंगारा है, जला देगा। तो मेरे लाल, अभी ऐश का टाइम नहीं है, अभी मस्ती का टाइम नहीं है, अभी तो उस आगे देखिए जहां आपको जाना है। हर माँ बाप यकीन मानिए अपनी औलाद से वो चाहता है जो खुद नहीं कर पाए, वो चाहता है जो खुद नहीं कर पाए। तो मेरे लाल, अपने माँ बाप के वो सपने पूरे करके दिखाइए, और अल्लाह ने चाहा वो वक्त आएगा जब इंशाअल्लाह आप ऐश करेंगे, इशरत करेंगे। ये वक्त आएगा। मैं दूसरी चीज अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि जामिया के अंदर हूँ, तो जामिया के टीचर्स अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ बैठे हुए हैं। मैं इस लायक नहीं हूँ, यकीन मानिए, बोल सकूँ। मैंने कुछ फिलॉसफी भी नहीं पढ़ी है और साइकोलॉजी भी नहीं पढ़ी है। अपनी मजदूरी में 24 घंटे बिजी रहता हूँ। मैं अपने स्टडी पॉइंट को इंस्टीट्यूट नहीं बोलता हूँ, दुकान बोलता हूँ, जहाँ पे मैं पढ़ने पढ़ाने का काम करता हूँ। मेरे स्टूडेंट इसको अच्छी तरह से जानते हैं। तो मैं सीधे रूबरू होना चाहूंगा जो मेरे प्रोफेसर हजरात यहाँ बैठे हैं, जो मेरे टीचर हजरात बैठे हैं, और माँ बाप से भी मैं कहना चाहूंगा माशाल्लाह जो यहाँ तशरीफ लाए हैं, और बच्चों को भी थोड़ा सा अटेंटिव करना चाहूंगा कि आप इस बात को सुने। मेरे लाल, आज के टाइम में अगर कोई आपका भला चाहता है, कोई अगर आपका वेल विशर है, तो वो सिर्फ और सिर्फ माँ बाप हैं या आपके उस्ताद हैं। आप यकीन मानिए, अगर ईमान नहीं है तो यकीन मानिए भाई भी आज की डेट में भाई को बर्दाश्त नहीं करता है। मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी के पास किस चीज की कमी है, लेकिन वो अपने झगड़े लेके सड़कों पे बैठे। तो ये आप लोग इज्जत करिए अपने माँ बाप की, और इज्जत करिए अपने उस्ताद की, जो वाकई में आपके वेल विशर हैं। आपको छोटी छोटी सी चीज पे टोकते हैं, आपको छोटी छोटी सी चीज पे रोकते हैं। वो चाहते हैं कि आप लोग चमके सूरज की तरह, आप लोग चमके चांद की तरह। वो चाहते हैं कि आप लोग आगे बढ़े। तो इन दो की कदर कर लीजिए। आप यकीन मानिए, मेरे पास आज जो भी कुछ है, मैं इस ओखला के अंदर 1700 रुपए लेके आया था। 1500 रुपए किराए के लिए दे दिए थे, 200 रुपए बचे थे, उस 200 रुपए में पूरा महीना भी था, अगली बार का किराया भी था। लेकिन अल्लाह ने उंगली पकड़ी, यहाँ खड़ा हूं। तो आप यकीन मानिए उन उस्तादों की दुआओं से और अपने माँ बाप की दुआओं से यहाँ खड़ा हूं।
ज़्यादा नहीं कहे कि बस इतना सा कहना चाहूँगा कि मैंने ये प्रोग्राम इसलिए स्टार्ट किया है, इस प्लेटफॉर्म को इसलिए ढूंढा है कि मैं अपने बच्चों से बात कर सकूँ, उन माँ बाप से बात कर सकूँ, उन टीचर से बात कर सकूँ, और ख़ास तौर से जो भी ओखला के अवाम है उनसे बात कर सकूँ। मेरे अल्लाह का शुक्र है, तकरीबन 4-5 हज़ार इंजीनियर्स पॉलिटेक्निक से या बीटेक से अल्लाह का शुक्र बनाए हैं। दूसरे शोबे में MBA भी माशाल्लाह से बच्चे गए हैं, दूसरे शोबे में भी गए हैं। सबसे ज़्यादा कोशिश मेरी ये रहती है अल्लाह का शुक्र कि वो इंजीनियर्स बने, वो डॉक्टर्स बने, लेकिन सबसे ज़्यादा कोशिश ये रहती है कि उनका कैरेक्टर बने, वो अच्छे इंसान बने। सबसे ज़्यादा कोशिश ये रहती है कि अगर नूर नवाज के अंदर अल्लाह ने थोड़ी सी अच्छाई दी है तो वो नूर नवाज की अच्छाई उन तक भी जाए। एक नूर नवाज से काम नहीं चलेगा, हज़ारों नूर नवाज की ज़रूरत पड़ेगी। मैं चाह रहा था कि अल्लाह का शुक्र अब इंजीनियर्स बना दिए हैं, अब डॉक्टर्स बना दिए हैं। मेरे बड़े यहाँ बैठे हैं, गैसुद्दीन शेख साहब यहाँ बैठे हुए हैं, भाई साहब संदीप बैठे हुए हैं यहाँ पे। मेरा दिल चाहा कि इनको आगे तो बढ़ा दिया है, लेकिन अब इनके लिए रास्ता भी साफ किया जाए, इनकी हिफाजत का इंतजाम भी किया जाए। तो क्यों ना अपनी आवाम से, अपने लोगों से बात की जाए, इन्हें आगे बढ़ा के भेज दें। तो किसके हवाले करें, किसके साए में रहेंगे, किसके जेरे साए रहेंगे, कौन इनकी सरपरस्ती करेगा, कौन इनकी हिफाजत करेगा। तो क्यों ना आवाम से बात की जाए, क्यों ना अपने बड़ों से बात की जाए, क्यों ना उनसे कहा जाए कि वॉलंटरी सामने आइए। आप यकीन मानिए, मुझे एक साहब ने बहुत अच्छा सा एक फार्मूला दिया था जो मैं अपने यहाँ भी बिल्कुल इस्तेमाल करने की कोशिश करता हूँ। उन्होंने कहा था, नूर नवाज देखो 75 ईयर्स में अपनी जिंदगी को डिवाइड कर दो, 25 ईयर्स लर्निंग के, 25 ईयर्स अर्निंग के और 25 ईयर्स रिटर्निंग के। तो क्यों ना मैं अपने उन बड़ों से 25 ईयर्स रिटर्निंग के लिए मांग लूं कि आइए इस कौम को कुछ रिटर्न करिए, आइए इस मुल्क को कुछ रिटर्न करिए। जो आपके पास सरमाया है, जो तजुर्बा है, आइए इस कौम में बांट दीजिए। ये बच्चे आपकी तरफ देख रहे हैं। मैंने आपसे कहा मुझे ज्यादा पढ़ने का कुछ मौका नहीं मिला है, लेकिन मैं अपनी कौम के ऊपर अगर देखता हूँ, स्पेशली भाई साहब मेरे यहाँ बैठे हुए हैं, मैं डिमांड भी करता हूँ इस चीज की भाई साहब से। कभी दलित हुआ करते थे, कभी दलित हुआ करते थे। सेंटेंस पे जरा गौर करिए, आप दलित नहीं हैं, अब दलित नहीं, उनको बहुत अच्छा दर्जा मिल गया है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क में, लेकिन मुसलमान महादलित हो गया, महादलित। मैं अगर इस पे सोचने बैठता हूं कि हो क्या रहा है, तो मैं ये सोचता हूं कि हमारे यहाँ दो तबके हैं। या तो वो तबका जो बिल्कुल लाइन से नीचे है, जिसके पास टाइम ही नहीं है, या वो तबका जिसके पास वाकई में वो लाइन से ऊपर है, वो जो टाइम देना नहीं चाहता है। हर कौम वो आगे बढ़ती है जिसमें 8 घंटे वाले होते हैं, 8 घंटे जॉब के, 8 घंटे फैमिली के और 8 घंटे कौम के, यानी कि ऑफिसर क्लास, यानी क्लर्क वाली क्लास, यानी कि सेकंड डिवीजन। और अगर आप देखेंगे तो इस मुस्लिम कौम में वही सेकंड डिवीजन नहीं है, जिनके पास 8 घंटे होते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, जो सोसाइटीज बनाते हैं। आप DAV को ले लीजिए, माशाल्लाह कितनी खिदमत कर रहे हैं मुल्क की। आप SG को ले लीजिए, कितनी खिदमत कर रहे हैं। आप बाल विद्या निकेतन को ले लीजिए, सरस्वती बाल विद्या मंदिर को ले लीजिए। आपके पास क्या है? मैं माफी चाहूंगा, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग यहाँ अलीगढ़ से बैठे हैं, पढ़े हुए, फारिग हुए, अल्लाह का शुक्र। सन 1860 में एक सूरज चमका था सर सैयद अहमद खान साहब के साथ के नाम से। 1860 से लेके 150 साल से ज्यादा होने जा रहा है। दूसरा सर सैयद अहमद खान क्यों जिंदा नहीं हुआ, क्यों पैदा नहीं हुआ? तो हमें कोशिश करनी पड़ेगी, हमें सोचना पड़ेगा कि हम इस चीज को पैदा करें, हम इस चीज पे गौर फिक्र करें, और ये 8 घंटे वाली जो कौम हमारे अंदर नहीं है, हमारी कौम में नहीं है, उसकी हम कोशिश करें। भाई साहब यहाँ पे बैठे हैं, संदीप भाई साहब। मैंने सुना है कि बॉम्बे के अंदर ये चीज स्टार्ट हो गई है कि NGOs, सोसाइटीज या जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस, वो पास के स्कूलों को ले सकती हैं शायद चलाने के लिए। तो अगर कुछ इस तरह का आप दिल्ली में भी कुछ करें तो मैं चाहूंगा कि मुझे भी मेरा एक स्कूल दीजिए। आप टाइम फ्रेम दीजिएगा, आप टाइम फ्रेम दीजिएगा तो 4 साल में ये रिजल्ट होना चाहिए। इंशाल्लाह हम रिजल्ट देंगे। और जो मेरी जामिया से यहाँ पे मेरे बड़े बैठे हैं, मुझे अफसोस होता है, मैं उनसे भी एक डिमांड रखना चाहूंगा, बात खत्म करूंगा, कि इस बार 11th के लिए 10,700 बच्चों ने टेस्ट दिया, 10,700 11th एंट्रेंस के लिए। तकरीबन 220 या 240 सीटें थी। अब आप ये समझिए 10,560 460 के करीब बच्चे वापस चले गए। और वो बच्चे कहां से आए थे? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम उनमें से 2-3 हजार बच्चे और रोक लेते? क्या हम सिर्फ 9, 11, 12 के लेवल पे अच्छे स्कूल्स नहीं चला सकते? आप यकीन मानिए जो बच्चे यहां से वापस चले गए, शायद अब वो कभी भी जिंदगी में वापस नहीं आ पाएंगे।
तो मैं दरखास्त करूँ कि इस तरह की कोशिश की जाए, इस तरह की सीटें बढ़ाई जाए। कम से कम 2700 में 2000 तो अच्छे कैलिबर के स्टूडेंट्स रहे होंगे, तो हम उन्हें मौका दें। अगर हम उन्हें जनरल में नहीं दे सकते हैं, अगर हम उन्हें नॉमिनल फीस वाले नहीं दे सकते हैं, तो पब्लिक स्कूल की फीस वाले भी ज्यादा फीस लेके उन्हें दें, लेकिन उन्हें मौका दें, जिससे कि उनका हौसला बढ़े। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने मुझे बर्दाश्त किया। बेहद शुक्रिया नूर नवाज साहब रहनुमाई फरमाने के लिए तमाम नौजवानों की। हाज़रीन, हम कोई भी काम करते हैं उसका एक मकसद होता है, और जहां तक ओखला टॉपर्स हंट 2013 को ऑर्गेनाइज करने का मकसद है, उसका सवाल है, तो इसका बड़ा सीधा सादा सा जवाब मेरे पास ये है कि कोशिश है अक़लियत बिलखुसूस मुसलमान बच्चों की सलाहियत की कदर करने की, उनमें हौसला भरने की और तरक्की के रास्ते पर गामजन करने की, और उस तरक्की के रास्ते में मदद पहुंचाने की। इस काबिल तारीफ काम को अंजाम दे रहा है, आप जानते हैं, स्टडी पॉइंट, जिसमें उसका ताउन कर रहा है, भरपूर ताउन कर रहा है शिखर ऑर्गेनाइजेशन। और इसके तहत ओखला के उन बच्चों का इंतखाब किया गया है जो जामिया या जामिया प्राइवेट या फिर CBSE बोर्ड के 10वीं और 12वीं के इम्तिहान में शामिल हुए और उन्होंने नुमाया काम अंजाम देते हुए ओखला में टॉप पोजीशन हासिल की। इस तरह तीनों कैटेगरीज में हमने 3-3 बॉयज एंड गर्ल्स का इंतखाब किया और उनको इनाम और स्कॉलरशिप से नवाजने का फैसला किया, जिसको अमली सूरत अब दी जाने वाली है, आज दी जा रही है। और बहरहाल अब इंतजार के बेकरार लम्हे खत्म होने जा रहे हैं। अब बारी है अवार्ड्स और स्कॉलरशिप की तकसीम की, और इस पुरजोश सिलसिले के आगाज के लिए मैं निहायत अदब और एहतराम के साथ दरख्वास्त कर रहा हूँ अली जनाब गयासुद्दीन शेख साहब से कि वो इन बच्चों को इनाम से नवाजें, उनकी हौसला अफजाई करें। और मैं नूर नवाज साहब से भी दरख्वास्त गुजार हूँ कि वो जनाब गयासुद्दीन साहब के हमरा तशरीफ लाएं। सबसे पहले स्टेज पर बुला रहा हूँ CBSE पब्लिक स्कूल कैटेगरी में 12वीं क्लासेस के बॉयज कैटेगरी में मैं नाम पुकारने जा रहा हूँ, बल्कि 10वीं के बच्चों को मैं नाम बुलाने जा रहा हूँ। सीक्वेंस से आते चले जाएं। आतिफ आलम, जोरदार तालियों से इस्तेमाल करें। फरहाना जिया, मोहम्मद मोहसिन। इन बच्चों को हौसला अफजाई की जरूरत है, आपकी तालियों की जरूरत है। जोरदार तालियों से इनका इस्तेमाल करें। सामने देखिए, इधर देखिए सामने। शाहिद रजा, इधर सामने देखिए। और उसके बाद गर्ल्स की बारी है। CBSE पब्लिक स्कूल 10th गर्ल्स, ऐमन जाहिद। मुबीना मौजूद नहीं है, उनके वालिद मोहतरम यहाँ पर मौजूद हैं, खलील अहमद साहब, वो उनकी जगह अवार्ड वसूल करें। नादिया नाज खान, तूबा अली, आफरीन खुसरो, अनीका अंजुम, बिस्मा जावेद, और अब मैं जनाब गयासुद्दीन साहब से दरख्वास्त गुजार हूँ कि वो इन नौजवान बच्चों की हौसला अफजाई के लिए 2 अल्फाज यहाँ पर माइक्रोफोन पर आकर अदा करें। जनाब गयासुद्दीन शेख साहब। इधर देख के भाई साहब, इधर 1 मिनट। इधर देखिए। बच्चों से दरख्वास्त करता हूँ कि जब भी उनके अनाउंस किए जाएं उनके नाम, वो जिस तरह से डिसिप्लिन में रहते हुए वहां पर एक के बाद एक क्यू में रहते हैं, यहाँ पर भी वही डिसिप्लिन दिखाएं। और तमाम लोगों से दरख्वास्त है कि जोरदार तालियों से इन बच्चों की हौसला अफजाई करें। ये आपकी हिम्मत और हौसले के मुतमन्नी है। इधर देखिए, सामने। इधर देखना। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब गयासुद्दीन शेख साहब। अस्सलाम वालेकुम। इस
एरिया के संसद सभ्य जनाब संदीप दीक्षित साहब, इस कार्यक्रम के आज का आयोजन करने वाले जनाब नूर नवाज साहब, मेरे साथी नासिर खान, NSUI के हमारे ऑल इंडिया के जनरल सेक्रेटरी शाहनवाज शेख, मेरे साथी गुजरात प्रदेश कांग्रेस समिति के महामंत्री जनाब जुनेद शेख साहब, और यहाँ पर आए हुए प्यारे बच्चों और उनके वालिदैन। सो बहुत खुशी महसूस होती है कि जब आज ये बच्चे अपनी मेहनत के जरिए से आज इस इनाम लेने के हकदार बने हैं। दोस्तों, एक बहुत ही जिसको कहें कि पूरे हिंदुस्तान में इल्म के बारे में तो मुस्लिम समाज की बात कही जाती थी, जब एक बहुत सी कमी दिखी जाती थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पिछले कुछ सालों से हमारे में तालीम के बारे में जो बेदारी आई है, जो कोशिशें, जो मेहनतें बच्चे कर रहे हैं, उनके साथ साथ वालिदैन भी कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, बहुत खुशी की बात यह है कि समाज में भी कुछ बेदारी आई है, क्योंकि हम एजुकेशन के बारे को, स्कूलों के बारे में, बच्चों की तरबियत और तालीम के बारे में, इन बातों को सिर्फ हम सरकार के भरोसे छोड़ देंगे तो हम कभी भी इसको पूरा नहीं कर पाएंगे। जब तक कि जो समाज, जो कौम खुद बेदार नहीं होती है, अपने इंस्टीट्यूट खुद नहीं चलाती है, बेहतरीन तालीम देने का इंतजाम नहीं करती है, जिस तरीके से हम मस्जिद और मदरसों के लिए कोशिश और मेहनत करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह एक ईमान वाले के लिए ईमान का उसका सही सलामत रहना बहुत ज़रूरी है। जितना दीनी तालीम ज़रूरी है, इतनी ही ज़रूरी मैं मानता हूँ कि उसके लिए दुनियावी तालीम भी ज़रूरी है, क्योंकि जब दीन और दुनिया दोनों बैलेंस होगी, जब इंसान के अंदर दीन होगा तो उसके अंदर खौफ आएगा। एक आदमी अच्छा डॉक्टर, अच्छा इंजीनियर, अच्छा पॉलिटिशियन कुछ भी जब तक नहीं बन सकता कि जब तक कि उसके अंदर खुदा का खौफ नहीं हो। तो एक चीज़ ऐसी है कि जो इंसान को बुराई से रोक सकती है, वो बुराई से रोकने वाली चीज़ है, वो एक ही चीज़ है, वो खुदा का खौफ है। तो दोस्तों, हुकूलियात के बारे में तो इस्लाम में बहुत कुछ कहा है, तालीम के बारे में इस्लाम के अंदर बहुत कुछ कहा है। तालीम में हम सबसे पिछड़े रहे, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे गुजरात में भी पहले जब 2002 के पहले की जो पोजीशन थी, सिर्फ 200 ऐसे इंस्टीट्यूट थे, ये संस्थाएं थी जो एजुकेशन का काम कर रही थी। लेकिन जितनी हमको दबाने की, जितनी हमको कुचलने की, जितना हम पे जुल्म करने की कोशिश हुई, अल्हम्दुलिल्लाह इतना ही उभर के आए। आज गुजरात के अंदर 2000 इंस्टीट्यूट ऐसे हैं और हमारे हर मुश्किल का, हमारी हर जो हमारे सामने की जितनी भी जो कंप्लेंट है या हमारी जो फरियाद है, जितनी भी हमारे सामने की जो मुश्किलात है, उसका अगर कोई हल है तो वो हल है तालीम, तालीम और सिर्फ तालीम। तो ये चीज ऐसी है कि जो हमको अंधेरों से निकाल के उजाले की तरफ लेकर के जाएगी। दोस्तों, मैंने देखा, मैं अभी पिछले हफ्ते ही मैं केरला के अंदर, वहाँ पे एक बहुत बड़ी तंजीम है, मरकज के नाम से चलती है, जहाँ पे उस कैंपस में 50,000 बच्चे पढ़ते हैं। उसके अंदर उनके जो सदर है वो है जनाब शेख अबू बकर साहब। मैं जाकर वहाँ देख कर गया है कि वहाँ पर बच्चा आलिम भी बनता है, मुफ्ती भी बनता है, उसके साथ साथ बच्चा हाफिज बनने के साथ साथ वहाँ डॉक्टर भी बनता है और इंजीनियर भी बनता है। इतनी अच्छी कोशिश, लेकिन जब तक, और मेरी बात जब उनसे हजरत से भी बात हुई तो उन्होंने भी मुझे ये बात पर गौर दिया कि समाज को और उम्मत को बेदार होने की जरूरत है। जितनी फिक्र, जितनी कोशिश हम मस्जिद और मदरसों की कर रहे हैं, इतनी फिक्र है हमको एजुकेशन की भी करनी पड़ेगी। उसके साथ साथ हमारे जितनी भी ये जो हमारे मेडिकल लाइन से जो हमारी जो है पोजिशन, उसके अच्छे दवाखानों बनाने की भी कोशिश करनी पड़ेगी। और इसी से अगर ये सब चीज़ें होती हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे रोजी रोटी के जो इंतजाम है वो हो जाएंगे। तो दोस्तों, आज जो कोशिश नूर नवाज साहब ने और इनके साथियों ने की, ये कोशिश एक बहुत ज़बरदस्त कोशिश है, बहुत बड़ी कोशिश है। मैं उम्मीद करता हूं कि जो कोशिश इन्होंने आज की है, ये कोशिश आगे बढ़ते हुए अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दिल्ली के अंदर, पूरे ओखला के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा तंजीम में ये कोशिश करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जिस तरीके से नूर नवाज साहब और इस तरीके से दूसरे लोग काम कर रहे हैं, इस तरह से काम करने के लिए एजुकेशन की लाइन के लिए बाहर हैं। दोस्तों, बहुत देखो, आप जाकर के देखो, दक्षिण जो हमारा भारत है, केरला हो, आंध्र हो, कर्नाटक हो और ये जितने भी तमिलनाडु, वहाँ पे आप जाकर के देखो कि वहाँ पे किस तरीके से एजुकेशन के बारे में काम किया जा रहा है। वहाँ पर दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम को बहुत जबरदस्त तरीके से तरजीह दी जा रही है। पूरी की पूरी उम्मत के लोग हैं, वो लोग उसके अंदर पूरी अपनी हर तरीके से जितनी अल्लाह ताला उनको बसासत दी है, जितनी सोच दी है, जितनी समझ दी है, जितनी सलाहियत दी है, इतनी अपनी सलाहियतों का इस्तेमाल कौम और उम्मत के पीछे कर रहे हैं।
तो ये जरूरत जिस तरीके वहां पे है, उस जो वहां पे हो रही है उसी तरीके से अगर ये हमारे जिस तरह गुजरात में शुरू हुआ है और अगर हमारे दिल्ली और उत्तर प्रदेश और बिहार की जो रीजन इसके अंदर भी होता है, तो मैं मानूंगा कि जो हमारी तमाम मुश्किलें हैं इंशाल्लाह तमाम हल होगी। हमारी मुश्किलों का एक ही हल है, तालीम, तालीम और तालीम। आज ज्यादा नहीं बोलते हुए, क्योंकि मुझे संदीप डीसी साहब को भी सुनना है, आप लोगों का भी इनाम वितरण भी बाकी है, तो मैं जिन बच्चों को इनाम मिलने वाले हैं उनको मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं कि आज उन्होंने इसमें टॉपर किया है। आने वाले दिनों में भी वो एक देश की, इस राज्य की अच्छे तरीके से इस मुल्क की खिदमत करे, एक अच्छे शहरी और एक अच्छे बाशिंदे और एक अच्छे नुमाइंदे बने। और खूब मुबारकबाद देता हूं उनके वालिदैन को कि जिन्होंने इतनी बेदारी के साथ, इतनी फिक्र के साथ, इतनी सोच के साथ कि उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया, उनके पीछे मेहनत की, उनके पीछे कोशिश की। तो दोनों माँ बाप भी हकदार हैं, उनके तालिब इल्म भी हकदार हैं, उनके उस्ताद भी हकदार हैं। और आज जो इतना अच्छा कार्यक्रम किया कि लोगों का हौसला अफजाई के लिए, तो उसके लिए मैं इनकी संस्था को, नवाज साहब की, उसको भी बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरम जनाब रियासुद्दीन शेख साहब का। बहुत ही हौसला मंद बातें उन्होंने आप तक पहुँचाई, बिलखुसूस नौजवानों के लिए। और इससे पहले कि मैं इस सिलसिले को आगे बढ़ाऊं, मैं उन तमाम इनाम याफ्तागान बच्चों से दरख्वास्त करना चाहता हूं कि वो बराए करम अभी ऑडिटोरियम से बाहर तशरीफ ना ले जाएं, क्योंकि इनामात के बाद एक उनका ग्रुप फोटोग्राफ होगा और उसके लिए उनको रुकना होगा। बहरहाल सिलसिले को आगे बढ़ाता हूं। बहुत खूबसूरत सिलसिला चल रहा है और आपकी कसीर तादाद में मौजूदगी इस बात की अलामत है, गवाही दे रही है कि कितनी यादगारी शाम होने जा रही है। बहरहाल मैं अब मोहतरम जनाब नासिर खान साहब से दरख्वास्त करता हूं कि वो बराए करम तशरीफ लाएं और बच्चों को इनामात से नवाजें। और उनके हमराह मैं आने की दावत दे रहा हूं नूर नवाज खान साहब को कि उनके हमराह आएँ और इनामात की तस्वीर हैं, नौनिहाल हैं, इनकी हिम्मत ज़रूर बढ़ाना चाहिए हमें। अब मैं बुला रहा हूँ CBSE पब्लिक स्कूल 12वीं की गर्ल्स। आज के दौर में लड़कियां लड़कों से कहीं आगे निकलने की कोशिश कर रही हैं और इस बात की अलामत रिजल्ट्स बताते हैं और बहुत होनहारी बच्चियां हैं। और हम ये कहना भी चाहते हैं कि बच्चियों को आगे बढ़ने से मत रोकिए, उनकी जितनी बेहतर तालीम हो सकती है उनको बेहतर तालीम दिलाने का बंदोबस्त किया जाना चाहिए। और इस सिलसिले में आवाज दे रहा हूँ शिरीष जमील को, और उसके बाद आसिया रहमान तैयार रहें, और उसके बाद सना जफीर। शिरीष जमील, जोरदार तालियां। आसिया रहमान उसके बाद तैयार रहें, और उसके बाद सना जफीर। इधर देखिए। और अब बारी है CBSE गवर्नमेंट स्कूल 10वीं के बच्चों की। और इस सिलसिले में पहला नाम है मोहम्मद अहमद का, सामने देखिए। और उसके बाद सुहेबुर रहमान तैयार रहें, और उसके बाद आएंगे अहमद अशरफ। ये 3 बच्चे CBSE गवर्नमेंट स्कूल 10वीं के हैं। बेटा इधर देखो सामने। मोहम्मद अहमद हो गए, और उसके बाद सुहेबुर रहमान, और उसके बाद अहमद अशरफ। इधर देखो बेटा, सब सामने देखिए। इधर देखो। बहुत बहुत शुक्रिया नासिर खान साहब का। और अब इस सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए मैं आवाज दे रहा हूं आज की शाम के मेहमान मोहतरम जनाब रेहान खान सूरी साहब को, जो कि जामिया मिलिया इस्लामिया में ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर हैं। तो तशरीफ लाएं, और उनके हमराह मैं नूर नवाज खान साहब से भी दरख्वास्त गुजार हूँ कि वो इनामात की तकसीम में उनकी मदद फरमाएं। और बच्चों में मैं आवाज दे रहा हूं CBSE गवर्नमेंट स्कूल 10th की बच्चियों को, और इस सिलसिले में खुर्शीदा सबसे पहले आए। बहुत जोरदार तालियों से बच्चियों का इस्तकबाल करें। शाइस्ता परवेज तैयार रहें,
और उसके बाद फौजिया जेबा, इधर देखिए सामने, इधर और उसके बाद आएंगी इफ्रा खान, इधर देखिए, इफ्रा खान। बहुत शुक्रिया। इधर देखिए, और अब सीबीएसई गवर्नमेंट स्कूल 12वीं की बच्चियां, जोरदार तालियों से इस्तकबाल सैयदा मेहदी का। उसके पीछे आ रही हैं तलहा परवीन, इधर देखिए, और उसके बाद बारी होगी जीनत की। इधर सामने देख के, देख लो भाई। सैयदा मेहदी और उसके बाद तलहा परवीन और उसके बाद जीनत। सामने देखिए, इधर बहुत बहुत शुक्रिया जनाब रेहान खान सूरी साहब का। और अब इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और अब मैं जहमत देने जा रहा हूं जनाब आसिम अब्दुल्ला साहब को बराए